लेट्स कंटिन्यू विथ लाइन्स एंड एंगल्स। हमारा कल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा था, तो इसमें आपको बेटा क्या दिया है कि देयर आर टू पैरेलल मिरर्स। पैरेलल मिरर्स जनरली आप शॉप्स पे जाते हो, बार्बर शॉप पे यू सी, और आप चेंजिंग रूम में जाते हो, ट्रायल रूम्स में, तो आपको आमने सामने मिरर्स दिखते हैं ना। तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच यू कम अक्रॉस अराउंड योर लाइफ। तो पैरेलल मिरर्स हैं और हो क्या रहा है कि यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है ए बी, ये इस मिरर पे जाके इंसिडेंट हुई। हाँ, मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था कि आप पढ़ें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आई होप यू रिमेंबर कि ये आपका यदि मिरर है तो जो रे आकर इस पर टकराएगी दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। हाँ, ये जिस पॉइंट पे टकरा रही है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे मिरर पे रे जा करके हिट करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मिरर पे इंसिडेंट होगी तो वो ऑब्वियसली मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, उसको वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, आपको यदि याद हो तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये इससे 90 डिग्री होगा विच इज़ नोन एज नॉर्मल। तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये रे जो एंगल यहाँ पर है, यदि यहाँ 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई थी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आई है। ठीक, अब ये रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसी एंगल पे। मतलब ये 30 डिग्री तो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाते हुए वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस बात को एग्जाम में नहीं लिखना, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हाउ रेस बिहेव व्हेन यू हैव मिरर्स के साथ लाइट का बिहेवियर कैसा होता है, क्योंकि यही चीज़ों पे अब हमारी बातें होंगी, जो हम कंसेप्ट समझेंगे वो इन्हीं से निकलेगा। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। नॉर्मल मतलब जो लाइट आपके मिरर पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, उसको आप नॉर्मल कहते हो। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई बोल दें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर बोल दें। तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो बेटा ये पता होना चाहिए ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो ये एंगल 30 था तो ये एंगल भी 30 होगा। ठीक है, याद आ गई ये बात। अब हमारा क्या हो रहा है कि ये लाइट यहाँ ख़त्म नहीं हो गई, ये इधर भी मिरर है। अब इस मिरर के लिए ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। ऑब्वियसली यहाँ भी आपको एक नॉर्मल डालना पड़ेगा, फिर ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे विल बी ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और आपको क्या दिया था कि भैया ये लाइन तो इस लाइन के पैरेलल है, अब आप प्रूव करो कि ये रे इस रे के पैरेलल है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव कि इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल है। हाँ, तो हमारा क्या हो गया कि ये हमने किस पे डाले? नॉर्मल। ये दोनों रेस पैरेलल हैं, पैरेलल रेस पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे आई देखो, इस पे बता देती हूँ। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन पैरेलल टू ईच अदर, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला। अब देखो ये एंगल 90 है, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी 90 होगा। परपेंडिकुलर तभी होगा जब पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर एक साइड है तो दूसरी साइड भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इधर तो 90 और इधर 60, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये 90 है तो ये 90 आएगा। दूसरा तरीका, आप इधर से यूँ देख लो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ये एंगल 90 है तो ये 90 होगा। अब ये 90 है, लीनियर पेयर लगाओगे ये 90, मतलब यदि लाइन ने इधर 90 डिग्री बनाया तो इधर भी 90 बनाएगी। एक बात ये समझ में आई। अब भैया यही चीज़ तो इसके साथ भी हो रही है कि ये नॉर्मल है तो ये एंगल भी 90। तो अब ये देखें, यदि हम इस पेयर पे जंप पे जाएँ, इधर से इधर जंप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। या दूसरा तरीका हम देखें कि इन दोनों एंगल का सम 180 है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो लाइन्स आर पैरेलल। तो आपको क्या याद रखना है
परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हो क्या गया, हो ये गया कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में इक्वल है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने दोनों को क्या लिख दिया, x। अब इस मिरर के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये y y है, ये x x है। पर अभी हमने क्या बोला, हमने बोला ये लाइन तो आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो ये क्या बन गया, z, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने क्या बता दिया कि x तो y के इक्वल है। अब x यदि y के इक्वल है तो दोनों का डबल कर दो, तो 2x भी 2y के इक्वल हो गया। पर इस 2x को हम x प्लस एक्स एंगल ABC लिख सकते हैं, तो इधर आपका आ गया एंगल ABC और इधर आपका y 2y इज एंगल BCD, एंगल BCD मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ये क्या बना रहे हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग अ z मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। तो ये वाली लाइन हो गई इसके पैरेलल। बात समझ में आई? हाँ, चलो फिर से एक बार समझते हैं पूरा साफ सुथरा करके कि होने वाला क्या है। फिर हम आराम से स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि मेन तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिखना ही है। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप सारे स्टेटमेंट प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखो। पर इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हमको समझ में ही नहीं आया तो हम लिखेंगे क्या। हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं तो हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं कि लिखना क्या है तो हम नहीं लिख सकते, है ना। तो इसलिए हमको पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या बात पता चली कि आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन होगी इस क्वेश्चन में, ये पता चल गया। गिवन तो आप लिख दोगे कि PQ पैरेलल है RS के, PQ एंड RS आर टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर MB परपेंडिकुलर ऑन PQ, और इधर से भी इधर एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको नाम दे दिया NC परपेंडिकुलर ऑन RS। ठीक है, अब आपने कंस्ट्रक्शन में ये लिख दिया। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये लाइन्स आपकी क्या हो गई, पैरेलल। परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब डायरेक्टली ये लिख करके आप इन दोनों को क्या बता दोगे, पैरेलल। फिर हम क्या बोलेंगे कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप इसको I1 लिख सकते हो। और ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज R1। बट बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I1 R1 दोनों की वैल्यू इक्वल है, हमने उसको अज्यूम कर लिया x, तो ये भी x ये भी x। अब जाओ तो वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। सेम वे में इधर बेटा क्या हुआ, इस मिरर पे ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड मिरर के लिए, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है सेकंड मिरर के लिए। बट बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I2 R2 दोनों इक्वल है, तो दोनों को हमने y ले लिया। ठीक, फिर हमारा क्या हुआ कि ये लाइंस तो आपस में पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये क्या बन गया z। तो आपका I2 और R1 की वैल्यू इक्वल है, बट I2 तो y है और R1 तो x है, तो x और y आपस में इक्वल हो गए। या आप I2 R1 नहीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इनका डबल 2y इक्वल टू 2x हो गया। बट 2y कैन बी रिटन एज एंगल BCD। इसको हम क्या लिख देंगे, ये एंगल BCD है और ये वाला एंगल ABC है, तो एंगल BCD और एंगल ABC आपस में इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बट ये भी क्या बना रहे हैं, Z, मीन्स दे आर ऑल्सो मेकिंग अ पेयर ऑफ alternate interior angles, they are making a pair of alternate interior angles which are equal। तो लाइंस क्या हुई, पैरेलल, इसलिए AB is parallel to CD। ठीक है, ये सारी बातें अब हमको सिस्टमेटिक लिखना है, बट आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर ऑफ प्लेन मिरर। तो चलो, अब समझ गए हो तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, और हमको टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव कि AB इज पैरेलल टू CD, PQ इज पैरेलल टू RS, PQ एंड RS आर मिरर्स। ये भी लिख दो कि मिरर है, इसलिए वो स्पेशल कंडीशन आएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर नॉट जस्ट रेज। अब हमारा क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्ट किया है तो लिखना पड़ता है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ BM CN, ये परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर होगा। ड्रॉ
एम बी परपेंडिकुलर किधर डाला मैंने, पी क्यू पे, तो ड्रॉ एम बी, अच्छा नहीं लिखा ना, ड्रॉ एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक, हमने एम बी और एन सी परपेंडिकुलर डाल दिए। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, प्रूफ, क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ दैट का है। तो नेक्स्ट वी विल राइट प्रूफ। प्रूफ में क्या आएगा, परपेंडिकुलर्स एंड पैरेलल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। हम ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं, हम थोड़ी देर बाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है उसकी ज़रूरत हमको लास्ट में पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखें, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा नंबर में आ जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इंप्लाइज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फिर आप देखो कि आपका यहाँ पर क्या हुआ, ए बी एम, ए बी इज इंसिडेंट रे, बी एम इज नॉर्मल, बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे। बहुत ज़्यादा नंबर में आए तो ये सारी बातें भी लिखो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी इंसिडेंट रे और बी सी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड बी एम इज नॉर्मल। This implies angle ABM equal to angle CBM. Angle ABM equal to angle CBM. ठीक है, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, I1 R1 कर दूँ, फर्स्ट मिरर है, दिस इज इक्वल टू हमने ले लिया X की, दोनों आपस में इक्वल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों की वैल्यू X के इक्वल है। ठीक, तो हमने इसको डायग्राम पे भी शो कर दिया कि ये आपका x है और ये भी आपका x है। फिर आपका सेकेंड मिरर, आपका ये था मिरर पी क्यू पे, मिरर आर एस पे क्या होगा, आपकी बी सी इंसिडेंट रे है और सी डी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, सी डी इज रिफ्लेक्टेड रे and Cn is normal. This implies angle BCN, angle BCN equal to angle DCN, angle BCN equal to angle DCN, angle of incidence equal to angle of reflection equal to Y। ये आपका एक आया, एक ये आया था, तो अब हम इसको डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट कर दें कि दिस इज़ y एंड दिस इज़ y। ठीक है, इतना काम हो गया कि ये x x है, ये y y है, हमने ये बता दिया कि ये जो नॉर्मल है एक्चुअली वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब हम लिखेंगे BM एंड NC, PQ इज पैरेलल टू RS, BM इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CN इज परपेंडिकुलर ऑन RS। दिस इम्प्लाइज, हाँ ये इस लाइन पैरेलल है, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो BM इज पैरेलल टू CN। परपेंडिकुलर्स आप ऐसा लिख सकते हो, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो BM और CN पैरेलल हो गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, BM और CN पैरेलल है, तो हमारा एंगल, ये लाइन हमने इसके पैरेलल प्रूफ कर दी, तो एंगल MBC इक्वल टू एंगल BCN या NCB। हमने यहाँ क्या लिखा था, CBM BCN लिखा है और MBC को हमने CBM लिखा है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल CBM इक्वल टू एंगल BCN। CBM और BCN, एंगल CBM एंड एंगल BCN इक्वल। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
ठीक है। तो x इक्वल टू वाई, एक x है एक y है, तो इनका डबल कर दें तो 2x इक्वल टू 2y। तो इसका कोई रीज़न नहीं लिखना होता, दिस इम्प्लाइज लगा दो कि ये 30 30 इक्वल है तो 60 60 इक्वल होंगे, तो ये 2x इक्वल टू 2y। बट 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x कैन बी रिटन एज एंगल ABC। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। BCD है ना, BCD, बट दे फॉर्म, तो दिस इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू CD बाय, इसको बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ AI, बाय कन्वर्स ऑफ, यदि लाइन पैरेलल है तो आपका क्या होगा, ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय कन्वर्स ऑफ AIA लिख दूँ शॉर्ट में, हाँ वो आप देख लेना आपके स्कूल में जैसा चलता हो, बाय कन्वर्स ऑफ AIA, हैंस प्रूव। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको आना चाहिए, ठीक। ये वाली लाइन आप छोड़ सकते हो, BC इंसिडेंट रे CDCN, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आई पे डॉट भी तो आएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप बहुत सालों से पढ़ रहे हो, पर दैट इज़ अ थ्योरम, तो उसका प्रूफ अब हम 9th में पढ़ेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आई कैसे। तो बेटा सिंपल सा है कि यदि आपके पास एक ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल है और मुझे प्रूफ क्या करना है कि इसके सारे एंगल्स का सम, मैं ट्राइंगल की नेमिंग कर दूँ ABC। अब मुझे प्रूफ करना है, मैंने सपोज इसको बोला एंगल 1, इसको बोल दिया एंगल 2, इसको बोल दिया एंगल 3, हाँ। तो गिवन क्या है हमारे पास, वी आर गिवन विथ अ ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल ABC। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल A प्लस B प्लस C, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180, अंदर के, बाहर के नहीं, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, या प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो सबका मतलब एक ही है। अब हम इसको ABC को हम क्या लिख सकते हैं, हमने उसमें 1 2 3 लिखा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180। दिस इज़ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो बेटा अब इसके प्रूफ के लिए हमको देखो डायरेक्ट नहीं होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन बना दें पैरेलल, हाँ हमने यहाँ से एक लाइन बना दी जो आपकी इसके पैरेलल हो, ठीक। हमने क्या किया, हमने एक लाइन बनाई किसके पैरेलल, BC के पैरेलल, इसको हमने सपोज नाम दे दिया DN दे दिया मैंने, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ड्रॉ DN पैरेलल टू BC। अच्छा BC के पैरेलल में लाइन बना रही हूँ तो मैं यहाँ से भी बना सकती हूँ, मैं यहाँ से भी बना सकती हूँ, पर मैं ऐसे बनाऊँगी तो मेरी एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव होगी, नहीं होगी। वो कब होगी, जब वो लाइन A से पास हो रही हो, वो A उस पॉइंट पर, A पॉइंट जो है उस लाइन पर लाई करे। तो इसलिए हमको उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉ DN पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A, पासिंग थ्रू A, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो लाइन तो आप कहीं भी बना सकते हो, हाँ पैरेलल भी बना सकते हो, बहुत सारी लाइन बना सकते हो, पर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, ये बताना ज़रूरी है। तो ये जो लाइन है आपकी A से पास हो रही है, हाँ इस पॉइंट से टच होकर के जा रही है, हाँ हमने एक लाइन बनाई इस पॉइंट से जो इस लाइन के पैरेलल है। अब हम पैरेलल लाइंस तो पढ़ के आए, तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, तो ये वाला एंगल को हम यदि नाम दे दें 4 और इस एंगल को हम नाम दे दें 5, ये हमने डायग्राम पे शो कर दिया, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारी क्या लगेगी, कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ वी विल राइट प्रूफ। प्रूफ, तो प्रूफ में आप देखो कि DN पैरेलल है BC के और AB क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल 4 और एंगल 1 आपस में क्या हो गए, इक्वल। रीज़न क्या हो गया कि दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z बन रहा है। तो BC is parallel to DN and
AB is transversal. This implies एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1. हम डायरेक्टली 4 1 की टर्म में लिख सकते हैं. एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC की जगह हम एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 लिख सकते हैं. और रीज़न क्या हो गया इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक, फिर हम लिखें BC इज पैरेलल टू DN एंड AC इज ट्रांसवर्सल. दिस इम्प्लाइज, अब AC ट्रांसवर्सल हुई तो देखो इधर से इधर ये Z बन रहा है, हाँ उल्टा सीधा Z है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. 4 1 के इक्वल, 5 3 के इक्वल, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3. रीज़न इसका भी क्या हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो हमने क्या बोल दिया कि भैया ये जो है ये तो 1 के इक्वल है, ये जो है ये 3 के इक्वल है. अब ये जो लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180. तो अब हम इसके बाद क्या लिख देंगे कि एंगल 4 + 2 + 5 इक्वल टू 180. रीज़न क्या हुआ? 3 एंगल हैं तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम 180 होता है. तो 4 + 2 + 5 180 है, पर आपने ऑलरेडी क्या प्रूव कर रखा है? इनको भी इक्वेशन नंबर दे दो. क्या इक्वेशन नंबर दे देते हैं? इसको दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड. तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 2 एंड 3. फर्स्ट सेकंड थर्ड से 4 की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 2 ही रहेगा. 5 की जगह पे क्या आ गया? 3. एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180. यही तो प्रूफ करना था. आप चाहो तो इसको लिख दो कि एंगल A + B + C इक्वल टू 180. जिस भी लैंग्वेज में लिखना है, ABC की टर्म में लिखना है ABC में लिख दो. और लास्ट में क्या आ जाता है? हैंस प्रूव्ड. तो ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ है. इट जनरली कम्स इन 2 मार्क्स इन एग्जाम्स. हाँ, 2 नंबर में आता है एग्जाम में, सेक्शन B में. समटाइम्स 3 मार्क्स में भी आ जाता है. तो जितने मार्क्स का हो उस हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखो, बट दिस इज़ सफिशिएंट. ठीक, अब एक बार फिर से कंसेप्ट फटाफट डिस्कस कर लें. तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपके पास एक ट्राइंगल था. आपने ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से पास होती हुई लाइन बेस के पैरेलल बना दी. तो बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ये 1 है तो ये 1 हो गया. ये वाला एंगल इधर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. ये 3 है तो ये भी 3 हो गया. और ये एंगल 2 था. तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 है. तो इसको हम इससे रिप्लेस कर दिया, तो 1 2 3 का सम 180. दैट मीन्स दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गया. अब सेकंड है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, हमने यदि इसकी किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दिया, मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो आप देखो ये एंगल बना. ये किसके बीच में बना? एक साइड तो ट्राइंगल की है, एक साइड ट्राइंगल की एक्सटेंडेड है. तो दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल. ये एक्सटीरियर एंगल है. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसकी वैल्यू इसको छोड़ दो, इन दोनों के सम के इक्वल होती है. यदि ये A है, ये B है, ये C है, तो ये D है, तो D की वैल्यू A + B के इक्वल होगी. सिंपली यदि ये एंगल 30 है, ये एंगल 40 है, तो 30 + 40 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री. अब आपके ट्राइंगल में देर आर 3 एंगल्स. हाँ, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं. तो ये जो लाइन है आपकी एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी बन सकता था. मैं इस साइड को एक्सटेंड कर देती, तो ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड. अच्छा, यही काम हम इस साइड भी कर सकते थे. हम इधर एक्सटेंड कर देते, तो ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, ये एक्सटीरियर एंगल होता. आपको दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, वैल्यू सेम आएगी. यदि हम इधर एक्सटेंड कर देते तो ये आपका ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड. 3 6 बन सकते हैं. बेसिकली वैल्यूज़ 3 होंगी, क्योंकि ये वाला जो इधर बनेगा, इसको इधर एक्सटेंड किया तो यहाँ बनेगा. इनकी वैल्यू आपस में इक्वल है. तो तीनों वर्टेक्स पे, तीनों साइड्स पे आप एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो. अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे? ये जो आप बोल रहे हो कि ऐसा होगा, वो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें प्रूव करना पड़ेगा. तो हमारे पास फिर से क्या है? हमारे पास है ट्राइंगल ABC. ABC. अब हम किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें, तो सपोज, चलो मैं नई लाइन बना लेती हूँ. मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया. ठीक, मैंने C को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट
किसी भी पॉइंट का नाम लिख दो, आपकी मर्जी, ABC आ गया, D लिख दिया। तो हमारा क्या हो गया, गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC। टू प्रूव एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACD की वैल्यू एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है, इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। गिवन ट्राइंगल ABC, BC is extended to D। BC को हमने D तक एक्सटेंड किया है। कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा तभी एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACD एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है। या आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, आपने इसको दे दिया 1 2 3 4, तो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि एंगल 4 इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक, अब इसके प्रूफ में आपका क्या आएगा, देखो सिंपल है, बहुत आसान है बेटा। अभी हमने इसके पहले क्या प्रूफ किया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ की थी। तो आपका एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, 180। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, इसमें तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब दूसरी बात और भी आसान है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये रे है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। रीज़न लीनियर पेयर, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसका रीज़न क्या हुआ, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों का सम 180 है, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू एंगल इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ से लिखा, इधर से क्या आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो इधर आपका आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, दोनों साइड प्लस में 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3, और दोनों साइड साइन भी सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये भी एक्सियोम है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। तो क्या बचा, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD, हैंस प्रूव्ड। ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ है कि दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे, कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है उसमें। तो चलो करते हैं क्वेश्चंस ट्राई। ये प्रूफ आपके NCERT में गिवन है, हाँ, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आपने क्या किया, आपने ये स्ट्रेट लाइन बनाई, ये एंगल इसके इक्वल, रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 3, पर तीनों का सम 180। तो 1 प्लस 4 प्लस 5 180 तो हो जाएगा। और ये आपका एक्सटीरियर एंगल का प्रूफ है। तो एक्सटीरियर एंगल का प्रूफ क्या है कि यदि ट्राइंगल की एक साइड को हमने एक्सटेंड किया तो इन दोनों का सम 180, इन तीनों का सम भी 180, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 4। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, साइड ट्राइंगल की हमने प्रोड्यूस्ड की, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल बना उसकी वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है। ये एंगल 60 है, ये 40 है, तो ये आपका क्या आएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये आपका है। अब आपका एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या बोला है, इन फिगर, ये आपको फिगर दिया है ट्राइंगल PQR। हाँ, इसमें आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ट्राइंगल नज़र आएंगे। एक क्या दिख रहा है, ट्राइंगल PQR, एक क्या दिख रहा है, ट्राइंगल QTR,
एक क्या दिख रहा है PSR, ये भी दिख रहा है, पर यहाँ पर इस वर्टेक्स का कुछ नाम नहीं तो 1 2 और ये बड़ा 3 और ये वाला 4 5 ट्राइंगल्स आर देयर। ठीक है, तो हमको बोला क्या है कि ये एंगल 30 है, ये 40 है, ये y है, ये x है, ये 90 है। QT परपेंडिकुलर है PR पे, मतलब एंगल 90 है। और आपको निकालना क्या होगा, वैल्यू निकालनी है x और y की। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार इन फिगर, इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT परपेंडिकुलर है PR पे तो 90 डिग्री हो गया। एंगल TQR, ये वाला एंगल 40 एंड एंगल RPS, SPR 30, तो x एंड y निकालो। तो हम क्या करें, अब हम इसका सिंपली प्रूफ में हम क्या करेंगे कि हमको जो एंगल्स निकालने हैं तो हम डायग्राम पे फोकस करें। सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं हम, हाँ सबसे पहले हम यदि इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 40 है और ये x है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हाँ, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखना ज़रूरी है, बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, QRT या TQR कुछ भी लिख दो, ट्राइंगल QTR। एंगल Q प्लस T प्लस R इक्वल टू क्या होगा 180। मैंने Q लिखा है, Q पे एक्चुअली यदि आप देखो तो एंगल Q इज़ दिस फुल, पर यहाँ पर जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें Q मतलब ये इतना जो आ रहा है, T मतलब ये वाला, दिस इज एंगल T एंड दिस इज R। अदरवाइज यू कैन राइट दिस इज एंगल TQR प्लस एंगल QRT प्लस एंगल RTQ, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, समझने की बात है। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल Q तो क्या है 40 है, एंगल T कितना है 90 है, R हमें पता नहीं, दिस इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों ऐड होके उधर जाएंगे, तो एंगल R इक्वल टू 90 प्लस 40 कितना हो गया 130। 180 माइनस 130 वैल्यू क्या आ गई 50। और एक्चुअली यदि क्वेश्चन कम मार्क्स में आए तो बेटा ये ध्यान रखो, ट्राइंगल में तीनों का सम तो 180 है और एक एंगल 90 हो तो बाकी दोनों का सम क्या होगा 90। एंगल्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, एक राइट एंगल हो तो बाकी दो का सम 90 होता है। तो ये 40 है तो 90 माइनस 40 50, ओरली कर सकते हो, कम मार्क्स में डायरेक्ट करो। ये आपका आ गया R50, x आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एंगल R इज x एक्चुअली, तो x इक्वल टू 50 डिग्री, एक पार्ट हो गया। अब हमें y निकालना है, y कहाँ है यहाँ पर, तो हम इस डायग्राम पे फोकस करें, इधर वाले पे हम इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो हमें ये एंगल पता है कि ये 30 है, हमें ये पता है कि ये 50 है और ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो y क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, नाम क्या है ट्राइंगल का PRS। अब यहाँ पर नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, SPR लिख दो, RPS लिख दो, SRP लिख दो, मतलब तीनों अल्फ़ाबेट्स को इधर उधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लगा के आ रहे हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जब कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, दो ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट किस पे आ रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल PSQ, तो एंगल PSQ इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R। ये वाला एंगल की वैल्यू इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल है, तो एंगल PSQ क्या है y इक्वल टू एंगल P है 30 और इसकी वैल्यू क्या आई थी 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री। तो x आ गया आपका 50, y इक्वल टू 80, क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, दिस इज व्हाट यू वर सपोज टू डू। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 8, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ ट्राइंगल। अच्छा, मैं डायग्राम अपने आप बनाती हूँ, कई बार डायग्राम दिया नहीं होता है। आपके पास एक ट्राइंगल है, हाँ ट्राइंगल का नाम है ABC। क्या बोला, साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E एंड D। देखो AB को प्रोड्यूस किया, AB को प्रोड्यूस किया तो लाइन इधर बढ़ी, इसको कहाँ तक प्रोड्यूस किया टू E, तो यहाँ पर कोई पॉइंट आपका E हो जाएगा। एंड AC प्रोड्यूस तो A से C होते हुए नीचे आएगी, इसको प्रोड्यूस किया किसी पॉइंट D तक। यदि CA प्रोड्यूस होता तो ऊपर जाती लाइन, AB प्रोड्यूस है तो B के आगे, AC तो C के आगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये E और D तक प्रोड्यूस किया,
इफ बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ एंगल CBE का ये रहा एंगल CBE, इसका बाइसेक्टर BO और इसका बाइसेक्टर एंगल BCD का बाइसेक्टर, हाँ ये इसका बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पर। ये बोल रहा है आपको कि इसका बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं पॉइंट O पर, तो क्या होगा, मीट एट O, ये बाइसेक्टर है, मतलब क्या हुआ बेटा कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा एट O, देन प्रूव दैट कि ये जो एंगल है ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ये 90 में से इसका हाफ माइनस कर दूं तो उसके इक्वल इस एंगल की वैल्यू है। मतलब यदि ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस हाफ ऑफ 50, 90 माइनस 25, तो आंसर क्या आएगा 65। ये डायरेक्टली कर सकते हो, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर है। एक्सरसाइज में हम करेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन ऐसे जाएगा, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मीट कर रहा होगा, उस केस में यहाँ पर प्लस आ जाता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC, ये वाला एंगल BO यहाँ पर आ जाएगा, तो एंगल BOC 90 प्लस हाफ ऑफ BAC हो जाता है। हाँ मतलब ये 50 है तो ये 90 प्लस 25, 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट यदि पता है तो 1 मार्क में दे दिया ये एंगल इतना, ये बाइसेक्टर है, बताओ एंगल, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम बनाना आप सीख चुके हो, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोल रहा है कि ये ट्राइंगल ABC है, इसमें हमने इस लाइन को AB को प्रोड्यूस किया E तक, AC को प्रोड्यूस किया D तक, और BO इस एंगल का बाइसेक्टर, देखो सिंगल लाइन बनाई है, ये CO इसका बाइसेक्टर डबल लाइन बनाई है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट O पर, दोनों बाइसेक्टर्स मीट कर गए, तो ये जो एंगल है ये 90 माइनस हाफ ऑफ दिस, मतलब उन्होंने उसको अंदर वाले ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल को XYZ नाम दे दिया, तो आपको इसको क्या प्रूफ करना है, दिस इज 90 माइनस हाफ ऑफ X के इक्वल है। देखने में क्वेश्चन टफ लगेगा बट द कंसेप्ट इज सिंपल। अभी हमने क्या पढ़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बस वही लगना है आपको। सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट में पता है क्या लिख देते हैं, ASP, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यदि आपके स्कूल में टीचर्स अलाउ करते हैं तो आप लिख लो इसको, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC, तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होगा 180, पर इन्होंने एंगल ABC को नाम दे रखा है ऑलरेडी x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपकी कंडीशन क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 आ गई। अब हमको क्या पता है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की टर्म में लाना है, तो हम y प्लस जेड की वैल्यू निकालें, तो y प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस x। ये बात समझ में आ गई, मैंने सिर्फ x को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज किया, तो y प्लस जेड की वैल्यू 180 माइनस एक्स आ गई, इसको हमने मार्क कर दिया, दिस इज कंडीशन नंबर 1। आपको ये तो सिंपल पता ही है अभी कि इन तीनों का सम 180 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड 180, मुझे y प्लस जेड की वैल्यू चाहिए तो x उधर चला गया, तो y प्लस जेड क्या हो गया 180 माइनस एक्स, एक कंडीशन ये निकाल ली। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का काम हो गया अभी। अब दूसरा हम देखें, ये ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड किया है, तो ये जो एंगल है ये पूरा क्या होगा, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा ना। हाँ, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और एक्चुअली यहाँ लीनियर पेयर लग रही है। यदि हम इस लाइन पे देखें, ये एक साइड है, ये एक रे है, तो ये y प्लस इसका सम 180 होगा। y प्लस दिस इज 180, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल नहीं लीनियर पेयर लग गई, तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएं तो हमारा क्या आएगा, हम यहाँ लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। ठीक है, पर एंगल ABC क्या है, एंगल ABC y है, y प्लस CBE इक्वल टू 180, और ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये CBE का हाफ है, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, CBE की, तो मैं y को उधर ट्रांसपोज कर दूं, तो दिस इम्प्लाइज एंगल CBE इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस y। ये बात समझ में आ गई, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 है, तो ये एंगल क्या हो गया 180 में से y माइनस कर दूं उसके इक्वल है, पर मुझे तो इसका हाफ ही चाहिए। यदि मुझे इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे एंगल CBO चाहिए,
तो एंगल सी बी ओ किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। पर हाफ ऑफ एंगल सी बी ई क्या हुआ? हाफ ऑफ 180 माइनस वाई। हाँ, सी बी ओ का हाफ मतलब सी बी ई का, सी बी ओ सी बी ई का हाफ है, तो सी बी ई तो 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई का हाफ। अब आप इसको यदि मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या हो रहा है? ये हाफ ऑफ 180 माइनस हाफ ऑफ वाई। हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? एंगल सी बी ओ की वैल्यू आपकी आ गई 90 माइनस हाफ ऑफ वाई। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। हाँ, तो सी बी ओ की वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ वाई आ गई सेकेंड। अब हमको सेम टू सेम चीज़ इधर भी लगानी है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, तो इन दोनों का सम 180। तो हम क्या लिख देंगे? सिमिलरली। हमने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अब हम यहाँ सिमिलरली लिख देंगे कि z प्लस एंगल बी सी डी, z प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 एंड दिस इम्प्लाइज एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस z। ये क्यों हुआ? लीनियर पेयर। अब बी सी डी का हाफ करें तो हाफ ऑफ एंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस z। और हाफ ऑफ बी सी डी को हम क्या लिखेंगे? बी सी ओ। तो यहाँ पर आएगा एंगल बी सी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस z। ओपन करोगे तो ये हाफ ऑफ 180 माइनस हाफ ऑफ z होगा। हाफ ऑफ 180 इज़ 90, तो आपकी एंगल बी सी ओ की वैल्यू क्या आ गई? 90 माइनस हाफ ऑफ z भी लिख सकते हो, z/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आपकी थर्ड कंडीशन आ गई। ठीक है, बी सी ओ ये है, सी बी ओ वो है। अब हम इस ट्राइंगल में, हमको तो बी ओ सी भी चाहिए, तो अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अब आपका क्या होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? बी सी ओ। तो एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। वैल्यू किसकी चाहिए? बी ओ सी की। ठीक है, तो बी सी ओ आपका क्या है? बी सी ओ है 90 माइनस हाफ ऑफ z प्लस सी बी ओ क्या है? 90 माइनस हाफ ऑफ y प्लस बी ओ सी ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू 180। ठीक, तो अब देखो बेटा हो क्या रहा है? 90 प्लस 90 180 हो गया। यहाँ माइनस हाफ z माइनस हाफ कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचा? y प्लस z प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। बात समझ में आई? ये 90 प्लस 90 मिलकर के 180 हो गया। यहाँ माइनस हाफ z या माइनस हाफ y है, तो दोनों में से माइनस हाफ कॉमन लिया, ब्रैकेट में z प्लस वाई विच कैन बी रिटन एज y प्लस z प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। अब ये देखो इक्वल टू के इधर भी 180 इधर भी 180, दोनों आपस में, मतलब ये 180 उधर जाता माइनस होता है ना, 180 माइनस 180 कैंसिल होके 0। अब इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाएँ तो क्या हो गया? एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या हो गई? ये माइनस था, उधर जाके प्लस हाफ ऑफ y प्लस z आ गया। ये आपका आ गया। पर आपने y प्लस z की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है फ्रॉम 180 माइनस x। अब सब्सटीट्यूट कर दो तो एंगल बी ओ सी क्या हो गया? हाफ ऑफ 180 माइनस x फ्रॉम 1। तो ये हाफ ऑफ 180 माइनस x, अब आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, अभी किया था ना। हाफ ऑफ 180 माइनस हाफ ऑफ x, ये कैंसिल होके 90, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 90 माइनस हाफ ऑफ x। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ x है। अब आप एक बार फिर से समझो, हमने एक तो इसमें 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और 2 बार लीनियर पेयर लगाया। लीनियर पेयर कहाँ पे लगा बेटा? इस जगह पे। ये स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, तो इन दोनों का सम 180, तो y प्लस दिस इक्वल टू 180। पर मुझे ये एंगल चाहिए जो इसका हाफ है, तो ये एंगल की वैल्यू क्या आई थी? 90 माइनस हाफ ऑफ y। सिमिलरली z प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180, पर ये एंगल इसका हाफ है क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 90 माइनस हाफ ऑफ z। ठीक है, फिर हमने इन तीनों का सम 180 किया, इन तीनों का सम 180 है, तो 90 प्लस 90 180, तो ये क्या आया? 180 माइनस हाफ ऑफ y प्लस z इक्वल टू 180, हाँ, प्लस एंगल बी ओ सी। तो ये 180 कैंसिल हो गए, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू आपने क्या प्रूव कर दी कि एंगल बी ओ सी तो हाफ ऑफ y प्लस z है। पर अब y प्लस z की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या किया? इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड 180 आया, तो x प्लस वाई प्लस जेड
180 है, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या हुई 180 माइनस एक्स, और यहाँ पर हमने 180 माइनस एक्स सब्सिट्यूट किया, तो 180 माइनस एक्स का हाफ आपका क्या हो गया, हाफ ऑफ 180 माइनस हाफ ऑफ एक्स। अब ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि इस तरह का जब भी आए हाफ ऑफ ब्रैकेट में 180 माइनस जो भी एंगल है, तो 180 की जगह तो 90 आएगा, और जो भी एंगल है उसके साथ हाफ आ जाएगा। एक्स है तो 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स, वाई है तो 90 माइनस हाफ ऑफ वाई, जेड है तो 90 माइनस हाफ ऑफ जेड, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट है आपका, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक्सरसाइज में आपका ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या दिया है कि ये ट्राइंगल है और ये इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, हाँ, ये A B C, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम कंसेप्ट, 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी में लीनियर पेयर नहीं लगेगी, वहाँ सिंपली 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा। ट्राई करना और कल सॉल्यूशन देखना क्लास में, ठीक है। थैंक यू।